डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है औपचारिक रूप पे हमारे सामने आई नहीं है, तो सोशल मीडिया पे आ रहा है, उस पर विश्वास करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। रिपोर्ट जो है वो एसोसिएट मेंबर्स को दी इस समय गई। देवेंद्र राणा जी मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट जो आई है किस तरीके से सर देखते हैं, जानते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिलिमिटेशन आपको पहले बहुत मुबारक है। मैं समझता हूँ कि जम्मू वासियों को हार्दिक मुबारक है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का और स्मार्ट सिटी वालों का कि उन्होंने एक बेहतरीन आज ये जम्मू रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं बड़े सालों से, जब हम छोटे थे तब ये सुना करते थे कि ये बनेगा और ये 18 महीने में अगर तैयार होता है तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये जम्मू के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा मैं समझता हूँ, जिसके लिए मैं माननीय मनोज सिन्हा जी का जम्मू वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, किस तरीके से आप डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का जो ड्राफ्ट आया है किस तरीके से आप पहले तो मैं ये बता दूं कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है औपचारिक रूप पे हमारे सामने आई नहीं है, तो उस पर टिप्पणी करना गैर मुनासिब है। ये कुछ लीक्स हैं जिन पे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो औपचारिक रूप से जब ये पब्लिक डोमेन में आएगी तो उस पर बात की जा सकती है। अभी तक तो ये रिपोर्ट जो है वो एसोसिएट मेंबर्स को दी गई और जो सोशल मीडिया पे आ रहा है उस पर विश्वास करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, जब तक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आए और डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास हो। और दूसरी तरफ ये है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो एक गैर जानिबदाराना एक्सरसाइज है और जिसकी सदारत जो है वो माननीय न्यायाधीश कर रही हैं और कुछ लोग उन्होंने इतराज़ात जात किए हैं। उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिसके तहत एतराज़ किए जा सकते हैं, वो लोग करेंगे जिससे पब्लिक डोमेन में आता है और फिर कमीशन ने फैसला करना। कमीशन किसी की मतहत नहीं है, कमीशन किसी की मोहताज नहीं है। कमीशन जो भी करेगी वो गैर जानिबदाराना तरीके से, मुनसिफाना तरीके से करेगी और हमें पूरा यकीन है कि हर शख्स को इस जमहूरियत में बराबरी का हक़ मिलेगा। और जो हमारी ये मांग है कि हर इलाके को, हर खित्ते को, हर वर्ग को, हर शख्स, क्योंकि जमहूरियत की बुनियाद यही है कि हर शख्स जो है उसको बराबरी का हक़ मिलना चाहिए और उसको बराबरी का हक़ और बराबरी का मौका दिया जाएगा, ये मेरा मानना है। तो बीजेपी के जो सरपंच हैं, नायब सरपंच हैं, डीडीसी मेंबर्स हैं, वो अब इस समय कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि रिज़ाइन दे देंगे, हमारे लिए सही नहीं है। देखिए वो मैंने आपसे जैसे कहा कि हर शख्स अपनी राय रखता है और इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है जिसके तहत हर शख्स जो है वो अपनी राय जो है वो उसमें कमीशन में रख सकता है। कमीशन एक जुडिशल बॉडी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो कमीशन जो है वो उसका संज्ञान लेगी और उसका करेगी और हर शख्स जो है उसको जो भी एतराज़ है वो कमीशन के सामने रख सकता है। अनएम्प्लॉयड यूथ हमेशा ये कहता है कि देवेंद्र राणा साहब के पास जाओ, वो आपकी बात ज़रूर सुन लेंगे और आज जवाब भी देंगे। अनएम्प्लॉयड यूथ इस समय और अनएम्प्लॉयड हो रहा है, लगातार उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, प्रोटेस्ट लगातार चल रही हैं। आप उनको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर आया जिसने 2018 से पहले जितने भी ऑर्डर्स आए थे नौकरियों के, वो सारे के सारे वापस ले लिए। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी जो जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, पिछले 2 दशक से इससे हम जूझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के हालात जो रहे उनकी वजह से हम जूझ रहे हैं। अब कोविड की महामारी से और ये विकल्प बढ़ा है, लेकिन इस बात की बड़ी खुशी है कि एडिशनल पोस्ट जो है वो दी जा रही हैं और एडवर्टाइज़ की जा रही हैं। जहाँ तक ये आपने सवाल किया कि कुछ लोग जैसे बॉर्डर बटालियन के हैं या और लोग हैं या CISF BSF के लोग हैं या बाकी लोग हैं, इन सब के मुद्दे जो हैं मैंने माननीय उपराज्यपाल महोदय के संज्ञान में लाए और मैं ये बड़े दावे से और बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ कि उपराज्यपाल महोदय, बड़े जिम्मेवारी से ये कह रहा हूँ, उन्होंने हमेशा लोगों के भले के लिए बात की और जहाँ पे भी उनके सामने कोई हमने विकल्प लाया उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से लोगों को बेहतर
सुविधाएं मिलें और जहां उनकी परेशानी है उनको दूर करने में वो ज़ाती तौर पे। अब आप देखिए 3000 एस्पिरेंट्स जो थे क्लास 4 के, जब वो उनको एडिशनल रिक्रूटमेंट वो गवर्नर साहब की अपनी ज़ाती इंटरवेंशन से हुआ, नहीं तो वो 3000 पोस्टें जो थी वो चली गई थी। गवर्नर साहब ने खुद उसमें इंटरवीन करके 3000 नए लड़के और एडिशनल किए। जहाँ 5000 हुए थे वहाँ 8000 हुए। ऐसे ही जब सब इंस्पेक्टरों का मसला आया तो गवर्नर साहब ने खुद, जब उनके सामने ये लाई गई बात, गवर्नर साहब ने खुद उसमें इंटरवीन करके, मैं उनका मशकूर हूँ। और मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि मतलब ये नहीं है कि वसूख से कहना है कि वो हर बार ऐसे ही ये मसले जो हैं ये मैंने माननीय गवर्नर साहब के संज्ञान में लाए हैं। डेली वेजेस का मसला, नरेगा का मसला, और वो खुद इन मसलों का हल ढूंढ रहे हैं और हल हो भी रहा है। फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट हो रही है। अभी आपने सुना कि इंडस्ट्रियल 25,000 करोड़ रुपए की ये भूमि पूजन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज वो अभी माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और मार्च से पहले होगी। तो 25,000 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट होती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा आ रहा है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ सरकारी नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ दो किस्म के चैलेंजेस हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट, एक अनएम्प्लॉयबिलिटी। और अनएम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो स्किल सेट्स हमें चाहिए उसके लिए इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं। मैं उसके लिए भी सरकार को मुबारकबाद। देखिए ये कैसा ये जो बाहर से चीजें आती हैं वो लोग भी बाहर से साथ में लेके आते हैं। नहीं हो सकता, वो हो नहीं सकता। अगर कोई आदमी इंडस्ट्री यहाँ लगा रहा है, वो कोई आदमी बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकता। इंडस्ट्री जो होती है, आप समझिए, ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो उसकी बुनियाद ये है कि वायबिलिटी होनी चाहिए, और ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए उसको लोकल लोगों को लेना पड़ेगा, बिना लोकल लेबर के नहीं। हाँ, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम तैयार हो जाएं। अगर वहाँ मोटर मैकेनिक्स की ज़रूरत है, अगर वहाँ टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, अगर वहाँ वेल्डर्स की ज़रूरत है, तो हमारे पास स्किल सेट होना चाहिए टू फिट इन दैट। अगर फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है उसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो हमारे पास स्किल सेट होना चाहिए। सो अनएम्प्लॉयबिलिटी को भी हमें टैकल करना चाहिए। और जो बच्चे हमारे बच्चे हैं, अगर बच्चे सड़क पे आते हैं तो दर्द हमें भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका मसला जो है वो हमने गाय बगाए सरकार के सामने रखा है। हाँ, सरकार एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर रही है, ये भी बात है। एम्प्लॉयमेंट का जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल वो कर दिया है, उसमें रिटन टेस्ट कर दिया है, उसमें इंटरव्यू की गुंजाइश नहीं है, पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये कोशिश करनी है, मिलजुल के ही अब इस मसले का हल होगा। लेकिन मैं ये इस दावे से कह सकता हूँ कि मौजूदा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो यहाँ इस वक्त यूटी की सरकार चल रही है, वो इस तरफ कामरद है और इस तरफ कोशा है कि यहाँ पे जितने डेवलपमेंट के ज़राए हों वो तैयार हों, अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी को दूर किया जाए और यहाँ के यूथ को इंगेज किया जाए इन गेनफुल। 2018 से पहले वाले बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आपने कहा कि पहले भी आप गए थे, बात हुई थी, एलजी साहब ने बात मानी थी, क्या उनके लिए भी बात मानी जाएगी? क्या उनकी देखिए, मैंने देखिए उसमें जो मेरी समझ में आया है कि उसमें कोई रिजर्वेशन रूल्स चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से उसको री एडवर्टाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन के नए रूल्स हैं। लेकिन मैं सरकार की तरफ से इस पर कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल मैंने ये उनके संज्ञान में लाया है, जैसे ही मुझे कुछ पता लगा मैं आपके। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मालूम ही है, मैं हमेशा यही इस बात के लिए कोशिश रहता हूँ कि पुल बने हम सरकार और लोगों के बीच में, और लोगों के मसाइल हल करें। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों के मसले हल हों, लोग पीड़ित हों, हम पीड़ित होते हैं, और इस जगह हम हमेशा पुल बने हैं, आगे भी पुल बनेंगे। थैंक यू। तो अच्छा